भाग 7 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता था। लवाइसिवे को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ मैटर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, उसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को और 2 भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के 2 भाग हैं, धात्विक, अधात्विक। यौगिक के कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण के 2 भाग हैं, समांग और विषमांग। ठोस, सॉलिड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव, लिक्विड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल आदि। गैस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। नोट, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित, कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस को द्रव्य में, द्रव्य को गैस में। उदाहरण जल। पेज 333। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तत्व, एलिमेंट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक, कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, जैसे जल। जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण, मिक्सचर, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, जैसे शर्करा
और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। पर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वह किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मिथेल अल्कोहल आदि। पेज 334। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। द्रवनांक पर दाब का प्रभाव। फर्स्ट, उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। सेकेंड, उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलावा, लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं, अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में पलवन करता है। सांचे में केवल वह पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वह सांचे के आकार को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर, स्टैंप लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का द्रवनांक एमपी उन्हें बनाने वाले पदार्थों की गलांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रवनांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवनांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट, वाष्पन, इवापोरेशन। सेकंड, क्वथन, बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं।
वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। पेज 335। सेकंड, द्रव का ताप। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। थर्ड, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। फोर्थ, द्रव के पृष्ठ पर। ए, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। बी, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। सी, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। 2. परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु, एटम। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु, मॉलिक्यूल। तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा, मोल कॉन्सेप्ट। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जिनकी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान, मोल का मान 6.022 × 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु हैं। 6.022 × 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रतीक -1 E0, आवेश -1, द्रव्यमान ग्राम 9.1095 × 10⁻28 G, द्रव्यमान AMU 0.000548 खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन, प्रतीक 1P1, आवेश +1, द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻24 G, द्रव्यमान 1.00733335 AMU, खोजकर्ता गोल्डस्टेन। न्यूट्रॉन, 0N1, आवेश 0, द्रव्यमान 1.6749 × 10⁻24 G, द्रव्यमान 1.008724 AMU, खोजकर्ता चैडविक 1932। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। पेज 336। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये हैं, फर्स्ट, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। सेकंड, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर l, यह इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिटल की आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है।
m का मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान प्लस l से लेकर माइनस l तक होते हैं, शून्य सहित। फोर्थ, चक्रम क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर s। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 और -1/2 होता है। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हेज़िंगबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हेज़िंगबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग, वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। ऑफबाउ नियम, ऑफबाउ प्रिंसिपल। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 3p less than 4s less than 3d less than 4p less than 5s less than 4d less than 5p less than 6s less than 4f less than 5d less than 6p less than 7s। समस्थानिक आइसोटॉप्स, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जैसे 1h1, 1h2 तथा 1h3 समस्थानिक हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। संभारिक आइसोबार, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक की परमाणुओं को संभारिक आइसोबार्स कहते हैं, जैसे 18 Ar40, 19 K40, 20 Ca40 संभारिक हैं। समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहते हैं, जैसे 1h3 और 2he4। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे Ne, Na+, Mg++ और Al+++ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। पेज 337। 3. गैसों का आचरण, बिहेवियर ऑफ गैसेस। बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप T = 273 डिग्री प्लस T डिग्री C। अवोगाद्रो का नियम, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। अवस्था समीकरण, PV = nRT, जहां R एक मोलर गैस स्थिरांक है। PV = RT इन ब्रैकेट n = 1 मोल गैस के लिए। गैसों का विसरण, घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण, डिफ्यूजन कहलाती है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, नियत ताप एवं दाब पर गैसों का विसरण की आपेक्षिक गतियां उनके घनत्व अथवा अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R1/R2 √d2 / d1 = √m2/m1, जैसे RH/RO = √16/1 = 4/1, RH = 4RO।
अतः हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी अधिक है। 4. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव 1869 ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव ने आवर्त नियम के अनुसार तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। फर्स्ट, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। सेकंड, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। थर्ड, उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है जैसे आयोडीन 126.92 और टेलुरियम 127.61 के बाद रखा गया है। फोर्थ, समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। फिफ्थ, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसेले 1913 के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्व के गुण उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। पेज 338। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग फर्स्ट से लेकर 7th तक 2 उपवर्गों A एवं B में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 16 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। आयनन विभव, आयनोनाइजेशनल पोटेंशियल, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7th, A के तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। EA इक्वल्स टू आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता डिवाइडेड बाय 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। नोट, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4th A के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। 5. रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन, एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। 1. वैद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। 2. सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। 3. उप सहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 1. वैद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उस वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं, जैसे Na+Cl gives Na+Cl या NaCl। आयनिक यौगिक के गुण। फर्स्ट, आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्राय घुलनशील होती है। वह घोलक जिनका पैरावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे जल। सेकेंड, द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। थर्ड, जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। फोर्थ, आयनन की मात्रा प्राय उच्च होती है। नोट, जालक ऊर्जा, किसी रवा क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। पेज 339। 2. सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंधन कहते हैं, जैसे Cl,
Cl gives Cl2। सहसंयोजी यौगिक के गुण। फर्स्ट, सहसंयोजी बंधन दृढ़, रिजिड और दिशात्मक डायरेक्शनल होता है, अतः वह विभिन्न स्थानिक अवस्था स्पेशल अरेंजमेंट में रहते हैं तथा त्रिविम समावेयता स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। सेकंड, सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। इस कारण यह घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होती हैं। थर्ड, ताप दाब की सामान्य अवस्था में ये प्राय गैस, वाष्पशील द्रव्य एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। फोर्थ, इनका द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। फिफ्थ, ध्रुवीय घोलकों में प्राय अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्राय घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति। फर्स्ट, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी छः, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
7 अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, एसिड। अम्ल वह यौगिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बेरोनस्टेड एवं लेरी के सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग फर्स्ट खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध, लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार, एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय, कार्बोनिक अम्ल, अंगूर, टार्टरिक अम्ल, सेब, मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी, साइट्रिक अम्ल। सेकंड, खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। थर्ड, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। फोर्थ, लोहा पर जस्ती की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नोट, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। अम्लराज एक्वा रेजिया, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। भस्म, बेस, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। ब्रोनस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार यह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, यह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, भस्म कहलाता है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जल में विलय भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। सेकंड, जल में अविलय भस्म, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZnO, CuOH2, FeO, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग: 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। फर्स्ट, घरों में चूना पोतने में। सेकंड, गारा एवं प्लास्टर बनाने में। थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। फोर्थ, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में। फिफ्थ, जल को मृदु बनाने में। सिक्स्थ, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। पेज 342। 2. कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फर्स्ट, साबुन बनाने में। सेकंड, पेट्रोलियम साफ करने में। थर्ड, दवा बनाने में। फोर्थ, कपड़ा एवं कागज बनाने में। फिफ्थ, कारखानों को साफ करने में। 3. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। लवण सॉल्ट, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग: फर्स्ट, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl, खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। सेकंड, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaCHO3, पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड, धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। फोर्थ, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। फिफ्थ, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। पीएच स्केल, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। pH = -log H+।
अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। 8. विलयन सॉल्यूशन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10 to the power -7 सेमी से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलय और विलायक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलय कहते हैं। जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। पेज 343। विलायक का उपयोग। 1. औषधि के निर्माण में। 2. निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। 3. इत्र निर्माण में। 4. अनेक प्रकार के पेय या खाद्य पदार्थों के निर्माण में। विलयन के प्रकार। 1. ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा में जस्ता। 2. ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन। 3. ठोस में गैस का विलयन, कपूर में वायु का विलयन। 4. द्रव में ठोस का विलयन, पारा में लेड का विलयन। 5. द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। 6. द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। 7. गैस में ठोस का विलयन, धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन। 8. गैस में द्रव का विलयन, कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन। 9. गैस में गैस का विलयन, वायु गैसों का मिश्रण। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयता सोल्युबिलिटी। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलयता कहते हैं। विलयता इक्वल्स टू विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलायक की मात्रा इंटू 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक या विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। विलयता पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है और जिसमें विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। पेज 444। परिक्षेपण डिस्पर्जन। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण डिस्पर्जन कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। 1. विषमांग पदार्थ निलंबन एवं क्लोराइड। 2. समांग पदार्थ वास्तविक विलयन निलंबन सस्पेंशन।
इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेमी से 10⁻⁴ सेमी या इससे अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलाइड, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। कोलाइड के विभिन्न प्रकार। सोल, वैसा कोलाइड जिससे ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जेल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं पर उनमें प्रवाहता फ्लो नहीं होती है, जेल कहलाती है, जैसे जेली और जेलेटिन। एरोजोल, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोजोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोजोल को धुआं, स्मोक कहा जाता है और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोजोल को कोहरा कहा जाता है। नोट, जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोजोल, अल्कोहल एवं बेंजोसोल कहते हैं। पायस, इमल्सन, जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में प्रक्षेपित हो जाते हैं तो घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस। कॉड लिवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुनों और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग, फोम्स, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेमी होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होते हैं। ये आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। अपोहन, डायलिसिस, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइडी कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है यह गति उतनी ही तेज होती है। पेज 345, कंदन, कोगुलेशन, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आलपिन की नोक की भांति चमकने लगती हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन, एक, वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास 10⁻⁷ से कम रहता है। 2, इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। 3, इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। 4, इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है। 5, यह समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है। कोलाइडी विलयन, एक, कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास प्राय 10⁻⁷ सेमी से 10⁻⁵ सेमी के बीच रहता है। 2, कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। 3, ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। 4, इसका परासारणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। 5, यह विषमांग तथा 2 प्रावस्था वाला होता है। बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन,
वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपने प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग सूचक मिथाइल ऑरेंज, अम्लीय विलयन गुलाबी, क्षारीय विलयन पीला, उदासीन विलयन नारंगी। लिटमस लाल, नीला, बैंगनी। फिनोल्फथेलीन रंगहीन, गुलाबी, रंगहीन। 9. कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। अपरूपता एलोट्रॉपी, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, फर्स्ट हीरा एवं सेकंड ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण, फर्स्ट यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। सेकंड यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड इसके रवे घनाकार होते हैं। पेज 346। फोर्थ इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। फिफ्थ शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, फर्स्ट यह विद्युत का सुचालक होता है। सेकंड इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। थर्ड कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंस्करित रहता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है, जहां N किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन C2H4 है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। HCCH है। 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पेज 347। समावयवता आइसोमेरिज्म, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट संरचनात्मक समावयवता, यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। सेकंड त्रिविध समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणु के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर बहुलक कहते हैं। बहुलकीकरण की विशेषताएं, फर्स्ट इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। सेकंड किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है।
थर्ड, बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेलुलोज। प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक एवं सेकंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है, उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। उदाहरण पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब का बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैलियां बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग आम्ल रखने की बोतल, सेलो के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड की बहुलीकरण में प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। सेकंड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट, यह फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। रबड़, रबड़ दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। पेज 348, संश्लिष्ट रबर, सिंथेटिक रबर। फर्स्ट, नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज के तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। सेकंड, थाइकॉल, यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक, सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है। नोट, थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे, फाइबर्स, वह श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे, नायलॉन, नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन -NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिल आल्मस -COOH के 2 समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैरासूट के कपड़ा में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। रेयॉन,
सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिकल -OH समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक -COOH समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसीलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संरक्षण कोरोजन नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है। इससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करती हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पेज 349, पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। पेट्रोलियम का उत्पाद, पेट्रोलियम प्रभाजों के नाम: 1 प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ताप परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 तक, उपयोग रसोई गैस के रूप में। 2 पेट्रोल या गैसोलीन 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस C5 से C10 तक, ईंधन, मोटर एवं स्पिरिट के रूप में। 3 नैप्था 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस C1 से C12 तक, संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में। 4 केरोसिन तेल, केरोसिन ऑयल 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस C10 से C15 तक, लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में। 5 डीजल 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस C16 से C20 तक, डीजल इंजन में ईंधन के रूप में। 6 स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट ऑयल 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस C20 से C30 तक, स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में। 7 पेट्रोलियम जेली 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस C30 से C35 तक, स्नेहक एवं दवा बनाने में। 8 पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर C35 से C40 तक, मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में। 9 कोलतार अवशिष्ट सड़क बनाने में। 10 ईंधन फ्यूल, ईंधन फ्यूल वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए: 1 वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। 2 उसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होना चाहिए। 3 जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। 4 जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। 5 उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। 6 उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। 7 उसका प्रज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपस्फोटन नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या ऑक्टेन नंबर
कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। पेज 350। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटन रोधी यौगिका मिला दिया जाता है, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक ट्रेटा एथिल लेड TEL है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार बांटा गया है। ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। ठोस ईंधन, लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि। द्रव्य ईंधन, पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल आदि। गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। कोयला, कोल। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। 1. पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। 2. लिग्नाइट कोयला। कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा ब्राउन होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। 3. बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। 4. एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। द्रव्य ईंधन, लिक्विड फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव्य ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन, गैसियस फ्यूल। प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। गोबर गैस, बायोगैस। गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 kcal पर kg होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस, वाटर गैस। इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका ऊष्मीय मान 2500 से 2800 kcal पर kg होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। पेज 351। कोल गैस। यह कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। 11. धातुएं, मेटल्स। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, अधातवर्धक तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक गुड कंडक्टर्स होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन।
सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अपवाद: क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति अम्लीय होती है। Al, Zn एवं Pb के ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। धातुएं प्राय तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुओं की प्राप्ति: पृथ्वी की भूपर्ती धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पट्टी में मिलने वाली धातुओं में एल्यूमीनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। खनिज मिनरल्स: भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क ओर्स: वह खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क से अयस्क के सांद्रण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, उससे गलित धातुओं का विद्युत अपघटन, फिर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं 2 भागों में हैं: कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फाइड अयस्क का भर्जन करने से भी धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर धातु का अपघटन होता है और फिर धातु का शोधन। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से सल्फाइड अयस्क मिलता है, उसके बाद भर्जन, फिर धातु और परिष्करण। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण है ये। पेज 352 धातु कर्म मेटलर्जी: अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। गैंग: अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स: अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल स्लैग: गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाता है। निस्तापन कैल्सिनेशन: इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक Mp से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाएं। भर्जन रोस्टिंग: इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज हो जाएं। स्मेल्टिंग: इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी: सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन कैल्सिनेशन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन रोस्टिंग द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्यूमीनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्यूमीनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। संक्षारण: धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कोरोजन कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं को काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड Fe2O3X होता है। जल के अणुओं की संख्या X बदलती रहती है। पेज 253 पेंट करके तेल लगाकर ग्रीस
12 अधातुएं नॉन मेटल्स। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधातु
13 मानव निर्मित पदार्थ मैन मेड मटेरियल। 1 सीमेंट। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका, लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों के जलयोजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम CaSO4 2H2O मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। सीमेंट के धीमे जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। नोट, सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पेडिन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने ऐसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। 2 कांच, ग्लास। साधारण कांच, सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। पेज 364। कांच के प्रकार, संगठन एवं उपयोग। कांच, फ्लिंट कांच। संगठन, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। उपयोग, कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब। पायरेक्स कांच, सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट। प्रयोगशाला के उपकरण। सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन। क्रोक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड, सिलिका। धूप चश्मों के लेंस। पोटाश कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन में प्रायोगिक उपकरण। प्रकाशीय कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। साधारण कांच का औसत संगठन Na2SiO2, CaSiO3, 4SiO2 होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच का अनिलीकरण। कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच का रंग। कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक रंगीन मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। नोट, फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। 3 साबुन, सोप। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, पाल्मेटिक अथवा ऑलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वह साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वह साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, कास्टिक पोटाश होते हैं, वह मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। 4 डिटर्जेंट। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि Ca+2, मैग्नीशियम +2 तथा Fe+3 आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इनके उदाहरण है सोडियम अल्काइल सल्फोनेट, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रोसिस्टम धुलाई कहते हैं। पेज 365। 5 प्रमुख विस्फोटक। फर्स्ट, डायनामाइट। इसका आविष्कार सन 1863 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल ने किया। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन TNT।
यह है टालविन C6H5CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड है। थर्ड, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP, इसे पिकरिक अम्ल भी कहते हैं। यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। फोर्थ, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। फिफ्थ, RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइमेथाइलिन ट्राइनोट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इसकी खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हैंस हैनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। सिक्स्थ, गन पाउडर, इसकी खोज रोजर बैंगन ने किया था। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। 6, उर्वरक फर्टिलाइजर्स, मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वह रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। A, नाइट्रोजन के उर्वरक, इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे फर्स्ट, यूरिया H2NCONH2, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। सेकेंड, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट SO4, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। नोट, अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। पेज 366। थर्ड, कैल्शियम नाइट्रेट, यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजिनियन सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। फोर्थ, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, इसका प्रयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलियम के नाम से बेचा जाता है। बी, पोटेशियम के उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। सी, फास्फोरस के उर्वरक, फास्फोरस फर्टिलाइजर्स, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। 14, उत्प्रेरण कैटालिसिस, उत्प्रेरण कैटालिसिस ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहलाते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जिलियस को दिया जाता है। प्रमुख उत्प्रेरक उद्योग: 1, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण। 2, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना निकिल। 3, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण। 4, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 5, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना। 6, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड। कुछ प्रमुख तथ्य: पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है।
मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टैल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टिस खनिज का उपयोग किया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकरीन के निर्माण टोलुइन से होता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। पेज 367। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दियासलाइयों में लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक आम्ल पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सिल्जियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। पुराने तेल चित्रों ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है ओस्मियम OS। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग है फ्लोरीन। सबसे स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक आम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। नोबेल धातु हैं Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, RH, RuOS। मेथनॉल CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ यह अंधेपन का कारण बन जाता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक आम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है। बिस्फेनॉल A खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। पेज 368।